बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे भारत के एक मारूफ अखबार इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है। इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है पाकिस्तान टू सीरियसली कंसिडर रिस्टोरिंग ट्रेड टाइज विद इंडिया, और कोट किया है इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब को। तो इसहाक डार साहब का जो एक हालिया बयान है उससे पाकिस्तान और भारत में एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान वाकई भारत के साथ तिजारत को बहाल कर देगा। इसहाक डार साहब के अल्फाज क्या थे, ज़रा सुनिए। इंडिया के साथ बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में एक काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही है वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो ये इसहाक डार साहब के अल्फाज हैं, तो इन पर बिल्कुल गौर भी किया जाना चाहिए इन अल्फाज पर, और इसके हवाले से बहुत से सवालात भी उठते हैं। और सवालात ये हैं कि क्या इस पर पार्लियामेंट में भी डिबेट होगी या नहीं होगी। तो इंडिया के साथ तिजारत का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर हैं बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग के, और काफ़ी साल पहले वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि वो बिज़नेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आतिफ खान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले कैसर शेख साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वाकई पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत ये चाहती है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, बिल्कुल पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी भारी मेजॉरिटी ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए। तमाम ममालिक के साथ हमारे जो ख़ासकर इंडिया के साथ भी, और बांग्लादेश, इसके साथ अफ़गानिस्तान, ईरान, रीजनल ट्रेड जो है ना वो ही होती है असल। पूरी दुनिया में जो आजकल फ्रेट के जो रेट इतने बढ़ गए हैं ना, तो उसकी वजह से फिजिबल हो रही है। हम यहाँ से ऑल द वे यूरोप या अमेरिका माल भेजना चाहें तो वो हमारे लिए फ्रेट उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। और मैं देखिए ना, हम जब मैं चाइना जाया करता था शुरू में ही बिज़नेस के लिए, तो वो चाइना और ताइवान आपस में उनके इख्तलाफात तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड उनकी बाहमी ट्रेड है। तो इसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो आसियान कंट्रीज़ हैं, 65% उनकी ट्रेड उनके रीजन में होती है अपनी, मलेशिया में और इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सारे मुल्कों में, वियतनाम, इन सारे मुल्कों के दरमियान आपस में होती है। तो हम ट्रेड ऑनरेबली ट्रेड, देखिए ना, इंडिया हमेशा हमसे दुश्मनी करता रहा है और इंडिया का इख्तलाफ करता रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि रीजन में लोगों का फ़ायदा इसी में हो सकता है ना, उनको हमारी चीज़ें कंपैरेटिवली कम कास्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीज़ें वाया किसी और कंट्री से, जैसे अभी इसहाक डार साहब ने कोट किया कि सिंगापुर से लेने या दुबई के थ्रू वही चीज़ें इंडिया की हम लें, या वो हमारी चीज़ें ख़रीदें वाया इन कंट्रीज़ के, तो फ्रेट कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे बिज़नेस में नुकसान पहुंचता है सबको। इसलिए ट्रेड मैं समझता हूं कि मुश्तरका, लेकिन होना ऑनरेबल। देखिए ये इस तरह है कि हमारे जो सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह पे है, ये वन साइडेड नहीं हो सकती। हम सिर्फ नहीं कह सकते कि ट्रेड हो, वो भी अगर चाहते हैं तो तभी ये होगी ना, दोनों मुल्क चाहेंगे, क्योंकि उनके भी मफाद में है। वो हमसे ट्रेड करेंगे या हमारे यहाँ से माल आगे वो अफ़गानिस्तान तक अपनी गुड्स को भेजेंगे, तो उनको बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा है और हमें भी इंडिया की मार्केट मिलेगी। जी अच्छा, आतिफ खान साहब, ये आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान में अब कुछ हफ्तों में इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन से पहले क्या नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बहाली की जो तजवीज़ है इस पर सीरियसली गौर करेंगे? देखें, पहले तो ऑन सीरियस नोट, जो इसहाक डार साहब हैं, 16 महीने उन्होंने जो इकॉनमी का हाल किया है, अल्लाह करे अभी वो फॉरेन पॉलिसी का और उसका वो हाल ना कर दें। इंडिया की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल में तो शायद इस वक्त
मोदी साहब बिल्कुल इस मूड में नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जो हेट का या जो हिंदुत्व का वो सारा उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इस वक्त कोई ट्रेड क्या कोई बात भी नहीं करना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई सीरियस एफर्ट है। आखिरी बात जो इसहाक डार साहब के हवाले से या इंडिया के ट्रेड के हवाले से, ठीक है होनी चाहिए ट्रेड, लेकिन देखें प्रायोरिटी आप तो पहले अपनी सेट कर लेना। आपके इर्द गिर्द ये सदर साहब जो हैं इन्होंने बात की रीजनल ट्रेड की। रीजनल ट्रेड में आपके पास अफ़गानिस्तान है, आपके पास ईरान है, आपके पास सेंट्रल एशिया है, इतने बड़े मुल्क हैं। उनके क्या हमारे मसले हल हो गए हैं आपस में? कि उनके साथ जो आपके इस्लामी भी हैं, जिनके साथ आपका कश्मीर का मसला नहीं है, जिनके साथ आपके मुसलमान मुल्क हैं भाईचारे के और सारा हमारी हिस्ट्री का, तो अगर उनके साथ मेरे ख्याल में पहले कर लें बात, इंडिया का बाद में देखेंगे, अगर होता है तो हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में पहले प्रायोरिटी ये आपके ख्याल में पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए अफगानिस्तान और ईरान? जी, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया कि उनके साथ तो हमारे पहले मतलब उनके साथ हमारी क्या ट्रेड है, सेंट्रल एशिया के साथ हमारी क्या ट्रेड है, ना होने के बराबर है। ईरान के साथ भी लीगल ट्रेड जो है, स्मगलिंग तो और चीज़ है, लेकिन लीगल ट्रेड ईरान के साथ भी कम है। तो मेरी ये सजेशन होगी कि बजाय इसके कि आप डायरेक्ट ट्रेड को बढ़ाने के लिए या इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इंडिया की तरफ जाएं, आप पहले इनको तो पूरा कर लें, फिर उसके बाद वो जो साथ साथ मसाइल हल होंगे तो साथ ट्रेड भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब, आपका ताल्लुक क्योंकि मुस्लिम लीग नून से है, तो 2-3 साल पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक्त भी जब ये एक भारत के साथ तिजारत की तजवीज़ पे गौर शुरू हुआ था, बल्कि उस वक्त की हुकूमत जो है उसने एक कदम भी उठाया था, तो उस वक्त आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ था? ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा कुछ क्लिप सुन लें कि उस वक्त एहसन इकबाल साहब और बाकी जो नून लीग के रहनुमा थे वो क्या कह रहे थे। अब इस हुकूमत ने कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी का भी $1 अरब के रोल ओवर में सौदा कर दिया है कि अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं। क्या भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था वो कदम वापस ले लिया है? जब से हिंदुस्तान ने कश्मीर का जो उसकी खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया है, कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए हैं, उसके बाद से हिंदुस्तान के साथ नॉर्मल हालात नहीं हो सकते। दुनिया का और कोई मुल्क नहीं है कपास खरीदने के लिए, दुनिया का और कोई मुल्क नहीं चीनी खरीदने के लिए, आपने उसी मुल्क से खरीदनी है जिसने कश्मीरियों को मारा है। अच्छा, इसमें शेख साहब ये एक मौक़िफ़ था मुस्लिम लीग नून का कि जब तक 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय हुकूमत ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 370 को सस्पेंड किया था, जब तक वो इकदाम वापस नहीं होता तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। तो क्या इस पर अब मुस्लिम लीग नून जो है वो यू टर्न ले रही है इस इशू पे? नहीं, देखिए जो कश्मीर का मामला है वो तो बहुत इंडिया की ज़्यादतियाँ और वो वहाँ पे जो मज़ालिम हो रहे हैं, हम सब तो देखें, इसमें तो पूरी हमारी नेशन मुतफ़िक है, पूरी कौम में मुतफ़िका राय है कि कश्मीर का जो मुनसिफाना फ़ैसला होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और इंडिया जो बैठ नहीं रहा, ये हमें बड़ी इससे सब रीजन में बड़ी तकलीफ़ है। उसकी वजह से पूरे रीजन में आपस में इख्तलाफात ही हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है लोगों मामलात पे। तो ये जो मैंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, इसहाक डार साहब ने कहा कि कारोबारी लोग ये चाहते हैं। आपने मेरे से बिज़नेस का ही पूछा था कि बिज़नेसमैन क्या चाहते हैं। जी। तो मैंने आपको बिज़नेसमैन की अपनी राय बताई कि बिज़नेस वाइज हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ये मफाद में है, लेकिन वो ऑनरेबल और ग्रेसफुल तरीके से होना चाहिए। और कश्मीर का मामला लाजमी तौर पे हमें इंडिया को चाहिए कि उसका मुनसिफाना हल निकले ताकि उन कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिल सके। अच्छा, इसमें आतिफ खान साहब, इन इश्यूज़ पे हमारी पार्लियामेंट में बहस नहीं होनी चाहिए? मसलन ये जो आपने नुक्ता उठाया है कि पहले अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया जो हैं, पहले हम उनके साथ, क्योंकि कश्मीर का मसला तो नहीं है ना उनके साथ, तो पहले उनके साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ दे लें, फिर हम इंडिया की तरफ भी चले जाएंगे। क्या इन मामलात पे पार्लियामेंट में बहस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो पार्लियामेंट से ज़्यादा बेशक अगर जो हमारी बदकिस्मती से जमहूरियत है जिसमें आप वोट किसी और को देते हैं, निकलता किसी और का है, 8 को कोई और जीतता है, 9 को कोई और जीत जाता है, 45 में कोई और जीतता है, 47 में कोई और जीत जाता है, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट एक इदारा है
उसमें इन चीज़ों पे मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कि आपके मुल्क की ट्रेड, आपके मुल्क की अगर फॉरेन पॉलिसी है जो इंडिया मेन हमारा एक उसका है और उसमें फिर कश्मीर है, तो अगर इस तरह की चीज़ें भी हम पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? मुझे तो नहीं समझ आती कि मतलब इतना फिर सेटअप क्यों बनाया हुआ है। अच्छा, एक इस पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं एक आपको ओवरव्यू दूँ कि पिछले 5-6 साल में जो भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं वो क्या क्या हुआ है। जब 23 मार्च 2018 को पाकिस्तान की जो यौम पाकिस्तान की परेड थी, इसमें इंडिया के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को और मिलिट्री अटाशी ब्रिगेडियर विश्वास राव को यहाँ पे बुलाया गया था। तो ख्याल ये था कि जी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। लेकिन अरसे के बाद 5 अगस्त 2019 को भारत ने 370 और 35A को सस्पेंड कर दिया और फिर उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसने 7 अगस्त 2019 को भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी और सफारती ताल्लुकात भी कुछ अरसे के लिए ख़त्म कर दिए। बाद में फिर 25 फरवरी 2021 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक सीज़ फायर का ऐलान किया गया जो कि DGMOs के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। और उसके बाद फिर 31 मार्च 2021 को इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से निजी शोबे को भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी गई, यानी कि भारत के साथ तजारत को बहाल करने का फ़ैसला इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कर दिया था। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद ये जो है ये रिवर्स हो गया और 1 अप्रैल 2021 को जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे उन्होंने भारत से तजारत बहाल करने का फ़ैसला दोबारा जो है इसको सस्पेंड कर दिया, मौखर कर दिया। और अब 23 मार्च 2024 को लंदन में इसहाक डार साहब ने दोबारा भारत के साथ तजारत के हवाले से एक अहम बयान दिया। मैंने आपसे पूछना ये है आतिफ खान साहब कि ये जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी तो ECC ने एक दफ़ा तो तजारत को रिस्टोर करने के लिए नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन फिर उसको कैंसिल कर दिया गया, तो ये क्या हो रहा था? मुझे जहाँ तक पता है प्राइम मिनिस्टर साहब की इतना मतलब क्लियर उनको पता नहीं था। शायद कोई सरसरी सी डिस्कशन हुई हो लेकिन मतलब इतना सीरियस उनको पता नहीं था। जब उनको पता चला तो उन्हें भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और बाद में उसको वापस लेना पड़ा। ये एक मुझे जहाँ तक ये आपने एक बड़ा सिंपल सा जवाब दिया है। तो कैसर अहमद शेख साहब, यहाँ पे यही सवाल आता है कि ये जो डार साहब ने लंदन में बैठ के बयान दिया है, बयान तो उनका बड़ा अहम है और इंडियन मीडिया में उसकी हेडलाइंस भी चल गई हैं, तो क्या इसमें कैबिनेट और शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर वो ऑन बोर्ड हैं? नहीं, अभी तक ये मामला कोई कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ और मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब के इल्म में है कि नहीं या ऑन बोर्ड हैं वो कि नहीं। कैबिनेट में ये डिस्कस नहीं हुआ और इस वक्त जबकि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं और पिछले हमने यही देखा है कि इलेक्शन के करीब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। उनकी लीडरशिप जो है ना वो पाकिस्तान बैशिंग पे ही इलेक्शन लड़ते हैं। वो अभी हालांकि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो कभी हमने इंडिया के ख़िलाफ़ बातें नहीं की, लेकिन वो इलेक्शन लड़ते तो इस मौके पे वो उनको कबूल बात तो ये ना, ये तो मुश्तरका मफाद है, इसमें तो मुनसफ़ाना और सही तरीके से अगर होगा, ऑनरेबली तरीके ग्रेसफुल तरीके से होगा तो तभी होगा ना। नहीं तो हमारे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं और कश्मीर पे तो जो जुल्म इंडिया कर रहे हैं जो कश्मीर के लोगों पे, उसमें तो कोई किसी की कोई दो राय नहीं है ना। वो तो हम वो बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जो एनेक्स किया है कश्मीर को वो बहुत ज़्यादती की है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुखालफत की है, उसके ख़िलाफ़ किया है ये। तो मैं तो आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि दोनों मुल्क के लोगों का ये बेनिफिट है कि अगर तिजारत बहाल हो जाए। अच्छा, एक बात आपने जो की है मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगा कि आपने कहा है कि जब भी इंडिया में इलेक्शन करीब आता है तो वहाँ पे पाकिस्तान बैशिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो इस दफ़ा तो जो इलेक्शन से पहले इंडिया में कुछ फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, बहुत भारी बजट के साथ फिल्में बनाई गई हैं और वो फिल्में जो हैं उसमें पाकिस्तान की बैशिंग नहीं की जा रही बल्कि धमकी दी जा रही है कि जिस तरह आप कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के बारे में वो कह रहे हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड पाकिस्तान भी हो सकता है। और ये एक उनकी फिल्म जो है वो इंडिया का जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को होता है, तो 26 जनवरी से एक दिन पहले एक फिल्म उन्होंने रिलीज़ की है फाइटर, और उस फिल्म में उन्होंने झूठ का तूफ़ान बर्पा किया है। और ये फिल्म 2019 में जो
बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने, और उसके बाद फिर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। और फिर एक इंडियन पायलट, आपको याद होगा, अभिनंदन, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था पाकिस्तान में, और फिर उसको बहुत सही सलामत तरीके से इंडिया के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये जो फिल्म जारी की गई है फाइटर, इसमें यह कहा गया जी कि वो जो हमारे पायलट थे उनको कत्ल करके पाकिस्तान ने उनकी लाश इंडिया वापस भेजी, और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। और जो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक थी, वहाँ पे कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था, वहाँ पे कोई आदमी जो है वो शहीद नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ एक कौवा जो है उसकी लाश आपको दिखाई थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गया था। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम इंडियंस को उनका असल चेहरा दिखाने के लिए उनकी फिल्म का एक छोटा सा क्लिप भी दिखा दें। ये IOP, इंडियन ऑक्युपाइड पाकिस्तान, ये धमकी दे रहे हैं साहब, और इनका जो असल जो हकीकत है वो ये है कि ये जो कह रहे हैं जी 300 कब्रें जो हैं वो खोदी हैं बालाकोट में। हकीकत क्या थी, जब मैं खुद बालाकोट में जब्बा के मुकाम पर पहुंचा तो वहाँ मुझे भी एक लाश मिली थी। वो लाश क्या थी ज़रा देख लें, वो मैंने उस वक्त आपको दिखाई थी। हमें ये एक मरा हुआ कौवा नज़र आया है, और हमें नूरान शाह साहब ने ये बताया है कि ये जो हिंदुस्तान का अटैक था, इस अटैक में जो वाहिद कैजुअल्टी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कौवे की मौत वाक़या हुई है। और इस पे सितम ये हुआ है कि इंडिया की जो एयर फोर्स है उसकी एकेडमी के कैडेट्स ने इस फिल्म में एक्टिंग की है, यानी कि एयर फोर्स के सिटिंग कैडेट्स ने एक्टिंग की है जी इस फिल्म में, और इंडियन गवर्नमेंट ने भारी बजट भी दिया है। लेकिन अब हुआ क्या है कि इस फिल्म में कुछ ऐसे मनाजर थे कि इंडियन एयर फोर्स की वर्दी पहन के एक मेल पायलट और फीमेल पायलट आपस में जो कुछ कर रहे थे, तो उस पर जो एक सिटिंग स्क्वाड्रन लीडर है इंडियन एयर फोर्स की, उसका नाम है सुमैया दीप दास, उसने इस फिल्म के डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस दे दिया, और ये कहा है कि ये जो फिल्म है इससे इंडियन एयर फोर्स का जो इमेज है और हमारी रेपुटेशन है वो ख़राब हुई है, क्योंकि इसमें आप खुलेआम बोसो कनार दिखा रहे हैं, तो हम तो इंडियन एयर फोर्स में ये काम नहीं करते। तो मैंने आतिफ खान साहब ये सारी तफसील इसलिए बताई है कि ये एक गैर ज़रूरी बहस नहीं हमने शुरू कर दी, इसहाक डार साहब के बयान से एक गैर ज़रूरी बहस नहीं शुरू होगी। देखें, वो तो मैंने जिस तरह पहले कहा था कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल, आप पहले वो बाकी काम कर लें फिर बाकी इस तरफ आ जाएं। एक इंडिया से आपने ट्रेड में क्या ले लेना है, इतनी सारी दुनिया पड़ी है, वहाँ पे अपने रीजन में पहले काम कर लें। जो इंडिया की आपने बात की, इसमें एक चीज़ देखें, मैंने जो नोट की है कि नॉर्मली दुनिया में लोग हमें ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट, हम फंडामेंटलिस्ट और मतलब वो रिलीजियस फैनेटिक के ये ज़्यादा हैं पाकिस्तानी। लेकिन अगर आप ये देख लें, तारीख़ में कभी पाकिस्तान में कभी ऐसे फैनेटिक्स को लोगों ने वोट नहीं दिया, नेशनल लेवल पे वोट नहीं दिया। और इंडिया में अगर आप देख लें, इंडिया में ज़्यादा ये बीजेपी क्या चीज़ है, बीजेपी भी वही मतलब हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है ना, जो कि मुसलमानों से नफ़रत, पाकिस्तान से नफ़रत, इस बिना पे उन्होंने वोट नैरेटिव बनाना होता है वोट। इंडियन मेरे ख्याल में ये लोग ज़्यादा वहाँ पे फैनेटिक्स हैं, पाकिस्तान की बनिस्बत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमने तो कभी नेशनल लेवल पे पाकिस्तानियों ने इस तरह की किसी पार्टी को वोट नहीं दिया जो मतलब इतने एक्सट्रीमिस्ट हों। नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी जो नॉर्मल अपना सियासी एजेंडा चलाती हैं उनको दिया है। इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा है, यही चीज़ उनका एक्सप्लॉइट करती है, फिर जो इनकी लीडरशिप है वो मज़ीद बढ़ता है। और मेरे ख्याल में पिछले 2-3 दफ़ा से मोदी ने इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उसको कामयाबी भी मिली। अभी वो उसमें जो फाइटर में दिखा रहे हैं कि एक कौवे की जगह 300 कब्रें बता रहे हैं, तो वो इस हद तक झूठ पे चले गए हैं कि जी इसी से हमने जीतना है, तो वो और मज़ीद झूठ बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफे पे काफ़ी इज़हार बरहमी किया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है इसकी जो अपडेट उनको दी जाए। तो ये अब सवाल बड़ा अहम है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है उसकी जो वायबिलिटी है वो तो उस पर तो किसी को शक नहीं है कि इसका पाकिस्तान को और ईरान दोनों को फ़ायदा है। लेकिन या ये काबिल अमल है, इस पर कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग से बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। कैसर अहमद शेख साहब ये बताएं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट काफ़ी अरसे से जारी है, इस पर काफ़ी काम भी हो चुका है, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस पर अमेरिका का प्रेशर है जी कि ईरान के साथ तजारत नहीं होनी चाहिए।
आप ये बताएं कि क्या इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा होगा अगर हम ईरान से गैस खरीदना शुरू कर दें? देखिए, पाकिस्तान को हमें चाहिए कि बैठ के अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के बेनिफिट के लिए सोचना चाहिए। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं और उस सैंक्शन की वजह से मुआहदा तो पहले ही हमारा 10-12 साल पहले की बात है कि जब ईरान ने अपने बॉर्डर तक पाइपलाइन बिछा भी दी, हमने आगे अपने एरियाज़ में बिछानी थी और गैस वहाँ बहुत सस्ती गैस हमें मिलेगी। हमारा इस वक्त आम आदमी बड़ी तकलीफ़ में है हर मामले में। जो महंगाई का बुहरान आया हुआ है हमारे मुल्क में, एक तो हमें तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अब अमेरिका को भी कन्विंस करने की ज़रूरत है ना, इतना बड़ा मुल्क है, हम उनसे आउटराइट तो मुखालफत नहीं ले सकते। और वो हमें हमारे लिए बहुत बड़ी उनकी डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी होते हैं इंडिया अमेरिका के पाकिस्तान के लिए। हम उनको कन्विंस करके ये ईरान का उनको समझाएं कि एक तरफ तो IMF की कंडीशनलिटी है इतनी सख्त हमारे ऊपर, और अगर यही रही कि हम गैस भी ले नहीं सके अपने नेबरिंग कंट्री से, यही चीज़ें इंडिया ले रहा है, तेल ले रहा है वहाँ से ईरान से, तो उनके लिए तो पाबंदी नहीं है। तो हमें कन्विंस करने की ज़रूरत है और ये हमारे लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के इकानमी के लिए तमाम चीज़ें, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब लोगों को ये पता लगेगा कि पाकिस्तान में कंडूसिव माहौल भी है और एक कम्पिटिटिवनेस भी है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम रीजन में ना, इंडिया को तो एक तरफ रख दें, यहाँ अफ़गानिस्तान से और ईरान से भी हमारी वो ट्रेड उतनी नहीं हो रही जितनी के होनी चाहिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, वहाँ रास्ते नहीं हैं। तो ये हमें गैस का हमारे पाकिस्तान के लिए तो बहुत क्रूशल और फ़ायदेमंद है, और हमें अमेरिका को समझा कर इसको गैस लाइन बिल्कुल जो मुआहदा है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है आतिफ खान साहब के ईरान से गैस खरीदने में हमारा फ़ायदा है? बिल्कुल है। इसमें मैं थोड़ा सा इसमें आपको ये बता दूं कि अमेरिका का मसला है ना कि जी फ़ायदा तो हमें है, लेकिन अमेरिका एतराज़ कर रहा है। इसमें देखें, आज से 20 साल पहले या जो था, अमेरिका सिर्फ एक सुपर पावर था। अभी तक चाइना ठीक ठाक उसने तरक्की कर ली है और मज़ीद मेरे ख़्याल में 5-10 साल 15 साल में मज़ीद ही ऊपर आएगा। अमेरिका का इन्फ्लुएंस उतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। इसी तरह रशिया भी है, अमेरिका, और वो भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो मेरे ख्याल में हमें अभी इन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। अमेरिका के असर से हमें निकलना पड़ेगा और उसकी मजबूरी, ठीक है मजबूरियाँ भी होंगी, लेकिन मजबूरियाँ हमारी अशराफिया की ज़्यादा हैं, अवाम की इतनी नहीं है। अब अशराफिया के बच्चे बाहर हैं, अशराफिया के अकाउंट्स बाहर हैं, अशराफिया के कारोबार बाहर हैं, तो इस वजह से ज़्यादा मजबूरी अशराफिया की है, हमारी आवाम की इतनी कोई मजबूरी नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा चाइना और रशिया इन चीज़ों पे भी, ताकि मतलब सारी बात अल्टीमेटली अभी गैस तकरीबन डिप्लीशन हो रही है, मज़ीद महंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, तो क्या करेंगे लोग? उसमें घरों में इस्तेमाल छोड़ देंगे, क्या करेंगे? फिर लकड़ियाँ जलाएंगे, जो इम्पोर्टेड आएगी बहुत महंगी है। इसी तरह अगर आप फैक्ट्रियों में चलाएंगे, आपकी कम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाएगी। तो गैस तो हमें चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ अमेरिका के एतराज़ की वजह से हम बैठे रहे तो मेरे ख्याल में काम नहीं चलेगा। तो सिर्फ ईरान गैस का सोर्स है या और भी कोई सोर्स है? रशिया भी है, सेंट्रल एशिया में और भी ममालिक हैं, तुर्कमेनिस्तान है। जी, मेरे साथ जब हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त 1-2 बंदे मिले थे, उसमें भी यही था, लेकिन उसमें मेन मसला यही बस अमेरिका का आ जाता है और फिर अशराफिया का आ जाता है कि जी उसको नाराज़ नहीं करना चाहते। तो या तो अशराफिया को नाराज़ करेंगे अमेरिका को, और या फिर आवाम को नाराज़ करेंगे, मर्जी अभी गवर्नमेंट की है। अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब की इलेक्शन से पहले जो 18 माह की हुकूमत थी, इस दौरान हमने देखा कि रूस के साथ भी कुछ बातचीत हुई, वहाँ उनसे खाम तेल सस्ती कीमत पे लेने के लिए। तो क्या रूस से पेट्रोल और गैस अब ख़रीद सकते हैं या वहाँ पे भी अमेरिका की नाराज़गी जो है वो आड़े आ जाएगी? नहीं, रशिया से हम ख़रीदा भी हमने, लेकिन हमारी जो रिफाइनरीज हैं ना, वो उसमें वो इस किस्म के इक्विपमेंट्स नहीं हैं। हमें उनको मॉडराइज करना पड़ेगा कि रशियन जो ऑयल है उसको उसके लिए हमें इक्विप करना पड़ेगा। कोई ख़रीदने में कोई कबात नहीं है इसमें। अमेरिका का ये तो है, सैंक्शन तो चल रही हैं, लेकिन देखिए ना, इंडिया और दूसरे मुल्कों के तल्लुकात अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं
और वो तमाम चीज़ें ख़रीद भी रहे हैं इन मुल्कों से। तो हमें भी अमेरिका को कन्विंस करना है ना। जब देखिए IMF जो है वो मेनली अमेरिका का बहुत ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंस है, तो हम IMF से समझौता कर रहे हैं, कोई 23 समझौते कर चुके हैं पहले, तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। हम ये नहीं कर सकते इन दिनों कि बिल्कुल अमेरिका को नाराज़ कर लें। अमेरिका बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी उनकी है, और बाहर से भी जो माहौल बनता है, अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया है शुरू से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कन्विंस करना चाहिए। वो लोगों की बातें करते हैं ना। हमारा मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हमें उनको समझाया कि हमारे मुल्क की जो तकलीफ़ में है, मईशत जो है वो संभल नहीं रही, आम आदमी को महंगाई का सबसे बड़ा बुरान है, तो उसका हल एक तो बात ये है ना कि हमारे चाइना से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे अमेरिका से भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, वो तो रखने चाहिए अपनी जगह पे। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि किसी एक मुल्क से हम तल्लुकात बिगाड़ लें और एक से रख लें। तो सबसे तल्लुकात रखते हुए और पॉसिबल है, दूसरे मुल्कों ने किया है ना ऐसा। तो हमें चाहिए कि उनको कन्विंस करें और बताएं कि ये हमारी ज़रूरत है, हम अपनी ज़रूरत की वजह से कर रहे हैं, हम किसी मुल्क की मुखालफत इसमें नहीं है। इसमें एक सवाल पैदा होता है आतिफ खान साहब, अगर वो बार बार शेख साहब कह रहे हैं कि अमेरिका को कन्विंस करना ज़रूरी है, ठीक है कोशिश करें, लेकिन अगर वो नहीं कन्विंस होता, जैसा कि वो पिछले 10-15 साल में तो नहीं हुआ, तो फिर क्या करें हम? देखिए बात वही है ना, कन्विंस उनको किस चीज़ पे करें कि जी हम 5वीं बड़ी इकॉनमी है। उनको नहीं पता क्या कि हम 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता, वो कन्विंस होने नहीं चाहते, वो आपको इसी तरह रखना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ठीक है हमारे पास अभी गैस की रिक्वायरमेंट है, वहाँ से वो लेने नहीं देते, उनको हम कहें क्या हाल है हमारे पास। अगर दूसरी तरह नाराज़ ना करें उनको, लेकिन अगर हमने अपने मुल्क के मफाद के लिए अगर थोड़ी बहुत उनकी नाराज़गी भी थोड़ी बहुत, वो भी कोई ज़्यादा नाराज़ नहीं होगा हमसे, मतलब उनकी भी मजबूरियाँ हैं हमसे, ये नहीं कि नहीं है। तो अगर हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, नहीं होते तो अगर थोड़ी बहुत नाराज़गी होती भी है तो वो हो जाए, लेकिन अपने मुल्क की मफाद को और लॉन्ग टर्म में हमें चीज़ों को देखना चाहिए और फैसले करने चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि सारे जो हम इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इनका ताल्लुक इकॉनमी से है, और आजकल पाकिस्तान में चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात तो बहुत होती है, लेकिन उस पर हमें अमलन कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है ये कोई पॉसिबल है या नहीं है, इस पे बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। कैसर अहमद शेख साहब, जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, दोबारा उन्होंने चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की है। तो क्या ये सिर्फ सियासी बयानात तक की ये मामला महदूद रहेगा, या इस पर कोई अमली इकदामात भी उठाए जा सकते हैं? जब अपोजिशन लीडर थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और उनके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और हम सब ने ये बात की, उस वक्त हम अपोजिशन में थे, कि आइए बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, यानी ऐसी चीज़ें जो मुल्क के मफाद में हैं और जिस पे तमाम पार्टियां एग्री कर लें, वो बैठ के करें। अभी भी देखिए ना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये जो नुकसानात कर रहे हैं, अब जब तक हम इन चार्टर ऑफ इकॉनमी में ये फैसला नहीं करेंगे कि कौन सा शोबा हुकूमत के पास रहेगा और कौन सा शोबा प्राइवेटाइज होगा, अब देखिए अब ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त जो हमारी पोजीशन है बजट की और हमारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं, हमारे पास रेवेन्यू जितना मिलता है उसको हम डेट सर्विस निकाल के और सूबों को जो पैसा देना है वो निकाल के, कुछ बचता नहीं है कि मुल्क की डेवलपमेंट करें, लोगों के एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनके डेवलपमेंट के प्रोग्रामों पे लगाएं, महंगाई को दूर करें। तो इसके लिए हमें बैठना, हर सूरत में बैठना है। अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने बहुत कशीदा हालात कर लिए। मैं आपको एक बताऊं हामिद मीर साहब, कि आपको तो मेरे से ज़्यादा इल्म है कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग मुल्क बने तो उस वक़्त ज़्यादातर जो डेवलप्ड एरिया था, यानी इंडस्ट्री जहाँ लगी हुई थी, वो इंडिया का हिस्से में आए वो इलाके, और जहाँ एजुकेशन ज़्यादा थी वो भी इंडिया के हिस्से में आए। लेकिन 1990 तक, पहले 43 साल पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था तेज़ रफ्तारी से, और इंडिया को IMF कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, उनका नाम था। और मुझे याद है, मैं आपको बताऊं, खुद मेरे डॉक्टर महबूब हक साहब मेरे मरहूम गहरे दोस्त थे, तो मनमोहन सिंह उनको टेलीफोन करके पूछते थे कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है 1990 तक, 93 तक, और इंडिया वाले वो पूछते थे मनमोहन सिंह, क्योंकि वो दोनों आपस में कोलीग रहे थे, वो पूछते थे कि किस तरह पाकिस्तान बढ़ रहा है, हमें भी कोई
आप बताएं कि आइडियाज़ दें, हम अपने मुल्क को किस तरह डेवलप करें। पाकिस्तान इंडिया 1990 तक 4 गुना इकानमी थी पाकिस्तान से, आज वो 12-13 गुना इकानमी हो गई है। उनकी इकानमी कोई 4-4.5 हज़ार अरब डॉलर हो गई है और हम 370-80 अरब डॉलर हैं, 12-13 गुना हो गई है। तो आज देखिए 30 सालों में तो हमने ये जो हालात बने हैं, इसकी वजह जब तक हम अपने अगर चार्टर ऑफ इकानमी ना करेंगे, आप इसकी वजह आपस की रंजिशें हैं। हमने काम ही नहीं किया पिछले, मैंने 10 साल से देख रहा हूँ, सिर्फ वावेला हो रहा है, चोर डाकू के अलावा और कोई बात हो ही नहीं रही असेंबली में। अच्छा, ना करने दी जा रही है किसी को भी। जो धरने शुरू हुए 2014 से, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी कोई पॉसिबिलिटी है या इसी तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी? देखिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। मतलब ये इस तरह नहीं हो सकता कि आपका मुल्क, मतलब जो इलेक्शन में हुआ, जो लीडरान के साथ हुआ, जिस तरीके से, मतलब अब सब कुछ आपके सामने है कि उसको हम एक साइड पे रख लें, उस पर हम आंखें बंद कर लें और हम कहें कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो। वो ये मतलब अजीब सी बात है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद किए बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती ना। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि ये 90 तक पाकिस्तान बहुत अच्छा था, 90 तक मेरे ख्याल में शायद PMLN और PPP नहीं थी गवर्नमेंट्स में, इस वजह से अच्छे थे, क्योंकि ब्लेम हमें किया जाता है कि जी 3.5 साल में आपने ख़राब किया। तो ये तो अभी इन्होंने खुद ही कहा कि पिछले 30-35 साल से तो इन्हीं की हुकूमतें रही हैं, हमारी हुकूमत तो सिर्फ 3-3.5 साल। तो 3-3.5 साल वाला हम ब्लेम ले लेते हैं, बाकी ये ब्लेम ले लें कि जी हमारी वजह से हुआ है। मकसद ये है कि अब ये जो चीज़ें हैं ना, देखें इमरान खान साहब जेल में हैं, 31 साल कैद, उनकी बेगम को 14 साल कैद, वो कैद तन्हाई में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। इंडिया में भी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गया, तो उस पर शराब का केस डाल दिया है। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखें अगर आप ये कहें कि जी ये सारी चीज़ें भी होंगी, औरतें सारी जेलों में, मतलब ये केसेस 200 केसेस, और कोई अगर एजिटेशन करता है PTI वाले, उनको मरियम नवाज साहिबा जेलों में डाल देती हैं, और फिर आप कहें कि जी चार्टर ऑफ वो करें, इकॉनमी करें और हालात ठीक करें, तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। जी आखिरी बात कीजिए जी कैसर अहमद शेख साहब के, जब तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद नहीं होगी तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हो सकता। आप एग्री करते हैं? देखिए, ये 2014 में प्रेसिडेंट शी आ रहे थे यहाँ, सदर आ रहे थे चाइना के, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त। कौन सा ये बातें थी, ये चाह ही नहीं रहे। तो क्या हुआ, 10 साल पुरानी जो मिसाल दे रहे हैं हुकूमत इनकी थी, आप 10 साल पुरानी मैं तो वही कह रहा हूँ ना, उस वक़्त से झगड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे ना। अभी कहीं बैठ के, चलो मैं मानता हूँ इनकी बात में, मैं ये नहीं कहता, हम सबको मिलके पाकिस्तान के मफाद में बैठना पड़ेगा। लोगों को आगे, देखिए लोगों का क्या कसूर है, हम आपस में लगे पड़े हैं। हम इलेक्ट होते हैं, लोग हमें इलेक्ट इसलिए करते हैं, हम उनसे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, आपकी महंगाई दूर करेंगे, हम ये मंसूबे लगाएंगे, बिजली सस्ती होगी। हम आपस में फिर झगड़ना शुरू कर देते हैं। मैं किसी एक पार्टी को इसमें ब्लेम ये कहता हूँ कि तमाम पार्टियों को बैठ के गलतियाँ अपनी जो है ना वो दूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ खान साहब आप शुक्रिया। तो इस राय से तो मेरा ख्याल है कोई होशमंद पाकिस्तानी इख्तलाफ नहीं करेगा कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है, वो है हमारी मुआशत। अवाम के मुआशी मसाइल बहुत पेचीदा होते जा रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि एक ठोस, एक मजबूत मुआशी पॉलिसी लाई जाए, लेकिन वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। और सियासी इस्तेहकाम उसी वक्त आएगा जब हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।